हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रेड 12 का न्यू चैप्टर डेट इज मनी चैप्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे जो एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए चैप्टर है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग मिलाकर 6 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन अगर हम सिर्फ सेपरेटली मनी की बात करें तो 3 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में समझेंगे, बार्टर सिस्टम के बारे में समझेंगे, फॉर्म्स ऑफ मनी देखेंगे और लास्ट में देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें मेजर कैसे कर सकते हैं मनी को, और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन से कि मनी की डेफिनेशन क्या कहती है कि मनी इज ए कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एज यू ऑल नो डैट कि मनी का जो यूज़ है कहीं ना कहीं हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और मनी जो है हमारे लिए क्या है, एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि एज ए मीडियम है वो जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें कि मनी का इवोल्यूशन जो हुआ है, ठीक है, वो कैसे आया। इसके पहले क्या था, इसके पहले था हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम में हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, ठीक है, और बदले में भी गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न में लेते थे। यही था हमारा बार्टर सिस्टम, बट देयर वाज ए नो एनी स्टोरेज वैल्यू, नो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं थी, कोई मेजर नहीं था हमारे पास जिसे हम बार्टर सिस्टम में कैलकुलेट कर सके। तो इसकी वजह से कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ मनी का, क्योंकि मनी में हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बार्टर सिस्टम। अब आइए देखते हैं ड्रॉबैक्स के बारे में। आइए ड्रॉबैक्स को समझते हैं एक एक करके, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम में। तो पहला ड्रॉबैक्स कहता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि उस टाइम पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या थे। डबल कोइंसिडेंस को समझते हैं कि अगर यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर पर्सन 1 पर्सन 2, पर्सन 1 को गुड्स परचेस करना है और पर्सन 2 को यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है गुड्स को। तो अगर दोनों की वांट जब तक नहीं होगी, परचेज और सेल की, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज हो पाएगा गुड्स सर्विसेज, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें, लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी, यानी कि जिसे हम मेजर कर सके प्रॉपरली, कोई प्रॉपर वैल्यूज नहीं थी गुड्स की। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या होता था, डिफिकल्टी होती थी फ्यूचर पेमेंट करने के लिए। डिफिकल्टी कैसे होगी, जैसे कि आज अगर हम किसी को मान लो कि जॉब पे रखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एग्रीमेंट करते हैं कि वी विल पे 20,000 पर मंथ सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अगर हम इसको हम फ्यूचर में भी पे कर सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या होता था कि हम फ्यूचर में पेमेंट कैसे करेंगे, थ्रू द ग्रेन्स, थ्रू द सीरियल्स, या जैसे भी आपके पास गोल्ड, मान लो कि डिजास्टर आने की वजह से आपके घर में जितने भी ग्रेन्स थे वो चले गए या ख़राब हो गए, तो क्या आप फ्यूचर पेमेंट कर पाए, नहीं कर पाए। तो ये भी डिफिकल्टी हुआ करती थी बार्टर सिस्टम में। लास्ट पॉइंट की बात करें तो डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। जैसे आज आप कैश को सेविंग के रूप में स्टोर कर सकते हो, लेकिन पहले गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आप, जो भी आपके पास गुड्स मटेरियल्स हैं, अगर आप स्टोर करते हो तो इन फ्यूचर हो सकता है कि वो ख़राब भी हो जाए। जैसे आपने बहुत सारे आपके पास ग्रेन्स हैं और आपने स्टोर करके रखे हुए, हो सकता है कि वो स्पॉइल हो सके, हो सकता है वो ख़राब भी हो जाए, हो सकता है कि रेनी सीजन की वजह से उसमें और ज़्यादा खराबियाँ आने लगेगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो आपकी स्टोरेज वैल्यू है कहीं ना कहीं उसमें डिफिकल्टी आने लगेगी और वैल्यूज़ कम हो जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये सारी डिफिकल्टीज और ड्रॉबैक्स को देखने के बाद मनी का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मनी में कुछ और भी चीज़ें हम फंक्शंस देखेंगे कि मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला फंक्शन क्या कहता है कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारा जो फर्स्ट फंक्शन कहता है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमारे फंक्शंस हैं मनी के, फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंड पॉइंट कहता है मनी कैसी है, मनी एक स्टोरेज वैल्यू भी है। जैसे हमने ड्रॉबैक्स देखा था बार्टर सिस्टम में कि वो एक स्टोरेज वैल्यू नहीं थी, कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं है, स्टोरेज नहीं कर सकते। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मनी को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कैसे कर सकते हैं, एज ए सेविंग में हम स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर द डिफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि हम यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि मनी को, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमें क्या डिफिकल्टी होती है, फ्यूचर पेमेंट में डिफिकल्टीज आती है बार्टर सिस्टम में, बट मनी में ऐसा नहीं है। आज हम कोई भी चीज़ गुड्स क्रेडिट पर लेते हैं, इन फ्यूचर उसे हम पेमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थ्रू द मनी। तो ये है मनी के फंक्शंस, यानी मनी के कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं इसको, और ये है हमारे ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या होते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। आइए अब देखते हैं बच्चों, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी कितने टाइप के हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी हैं। इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट हम डील करेंगे फिएट मनी के बारे में, सेकंड फिड्यूसरी, थर्ड फुल बॉडीड एंड फोर्थ हम डील करेंगे क्रेडिट मनी के बारे में।
एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी मतलब दैट मनी विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी। याद रखेंगे, ऐसी मनी जो किसी गवर्नमेंट ने इशू की हो या गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी अथॉरिटी ने इशूड किया है। जैसे कि इंडियन जो करेंसीज है ये कौन इशू करता है? आरबीआई। आरबीआई जो है इंडिया के लिए करेंसी इशू करता है, मतलब दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द पावर टू इशू द करेंसी। ओके, सो ये याद रखेंगे कि फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी मीन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी। अथॉरिटी में कोई भी हो सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अथॉरिटी प्रोवाइड की है इशू करने के लिए। जैसे इन द केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया में कौन है? आरबीआई। आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी जो है ये इशू का काम करती है। सेकेंड, अगर हम बात करें फिड्यूसरी मनी के बारे में कि फिड्यूसरी मनी क्या होता है। फिड्यूसरी मनी भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। देखो, जैसे ये भी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, गुड्स, ये भी है फिड्यूसरी मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आता है। बट इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है? इसमें कोई इशू नहीं कर रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, ये बेस्ड किसके होता है? तो बेस्ड ऑन ट्रस्ट। बेस्ड ऑन ट्रस्ट होगा, बेस्ड ऑन ट्रस्ट होगा, बेस्ड ऑन ट्रस्ट होगा, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा इसमें हम कह सकते हैं रिलेशन होगा पेयर और पेई के बीच का। किसका रिलेशन होगा? पेयर और पेई के बीच का। तो रिलेशन बिटवीन, याद रखेंगे, रिलेशन बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर कौन होता है? जो पैसे दे रहा है, और पेई कौन होगा? जो पैसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पेयर और पेई। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे चेक। चेक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिड्यूसरी मनी। चेक में क्या होता है? हमने किसी को चेक दिया है, इसका मतलब यह है कि ये ट्रस्ट है सामने वाले का कि इसमें इस अकाउंट नंबर पे पैसे हैं जिसे हमें वापस हमारे अकाउंट में, हम जब इसे चेक को जाएंगे बैंक में देने के लिए तो ये चेक दिखाते हैं हमें, जितना अमाउंट इसमें लिखा हुआ है हमें पैसे मिल जाएंगे। आप कभी भी चेक को ध्यान से देखेंगे तो उसे चेक को हम एक प्रोमिसरी नोट्स भी कहते हैं। जैसे आप अगर इंडियन करेंसीज को देखें तो उसमें भी लिखा होता है इट इज ए प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो ये फिड्यूसरी मनी का जो एग्जाम्पल है वो किसका है? चेक इज द फिड्यूसरी मनी एग्जाम्पल। इट इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम थर्ड की बात करें, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, हमेशा बच्चों को ये डाउट होता है, ये दोनों में कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। ठीक है, आइए समझते हैं फुल बॉडीड मनी क्या है। फुल बॉडीड मनी में क्या होता है? जैसे कि अगर आप ब्रिटिश के टाइम पे आप देखोगे तो सिल्वर्स के कॉइन वो प्रिंट करते थे। जैसे एग्जाम्पल, सिल्वर्स के कॉइन पर 1 रुपये लिखी हुई है, ₹1। तो क्या ये सिल्वर की कॉइन यानी सिल्वर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी 1 रुपये से? अगर आज के हम 1 रुपये की बात करें और सिल्वर की कॉइन की एक तरफ मेजर करें तो सिल्वर की जो वैल्यू है ज़्यादा है 1 रुपये से। बट अगर अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट ने उस सिल्वर की वैल्यू पे 1 रुपये लिखी है, इसका मतलब यह है कि सिल्वर की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 1 रुपये होगी अगर उस कॉइन पे लिखी हुई है तो। ठीक है, तो इन द एंशिएंट टाइम पे, यानी कि जब ब्रिटिश के टाइम पे था, उस टाइम क्या होता था कि वो सिल्वर कॉइन यूज किया करते थे और उसकी वैल्यू होती थी 1 रुपये या फिर कोई 2 रुपये या फिर 5 रुपये। तो फुल बॉडीड मनी में हमें कॉन्सेप्ट ये समझना है, याद रखेंगे कि मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू। यानी कि जो मनी की वैल्यू होगी, मनी की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये, और कॉमोडिटी वैल्यू क्या है? सिल्वर। दोनों इक्वल होंगे, इसी को हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आता है। ठीक है, और लास्ट हम समझते हैं क्रेडिट मनी क्या होता है। क्रेडिट मनी, यहाँ पर हम क्रेडिट नहीं देंगे बल्कि ये मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि मनी वैल्यू, याद रखेंगे, मनी वैल्यू ग्रेटर होगा किससे? कॉमोडिटी वैल्यू से। याद रखेंगे, मनी वैल्यू किससे ग्रेटर होगा? कॉमोडिटी वैल्यू से। किस में होगा? क्रेडिट मनी में होगा। ऐसा क्यों? अगर मनी की वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगा? सपोज कीजिए कि अगर आपके पास जो करेंसी है, जो कॉइन्स है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से, तो लोग क्या करेंगे? लोग कॉमोडिटी को बेचना चालू करेंगे। सपोज डैट कि जैसे कि 5 रुपये का जो आपके पास कॉइन है या फिर 1 रुपये 2 रुपये कॉइन्स है, अगर उसे हम सिर्फ मेल्ट करके बेचना चालू करें तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो हम 1 रुपये क्यों ले जाएंगे मार्केट में?
मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्रेडिट वैल्यू में क्या होता है, क्रेडिट वैल्यू जो होती है उसमें हमेशा मनी की वैल्यू ज़्यादा होगी और कमोडिटी की वैल्यू कम होगी। तो ये कहलाता है हमारा क्रेडिट मनी। अब हम समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। वैसे तो देखिए ग्रेड 12th में हमें सिर्फ M1 के बारे में पढ़ना है, लेकिन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हम 4 टाइप के मेजर्स कर सकते हैं। ये जो मनी के जो फॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे हमें 4 टाइप हम मेजर कर पाते हैं, जैसे कि M1, M2, M3 और M4। ये अर्लियर जो आपका सिलेबस था उसमें हमें ये चारों पढ़ना होता था, M1 से लेकर M4 तक पढ़ना होता था। बट अकॉर्डिंग टू द जो न्यू सिलेबस है उसमें ये M2 से लेकर M4 तक हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है M1 की M1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि मनी 1 जो हमने बताया हुआ है कि मेजर्स में आता है ये चीज़ें, इसके बारे में स्टडी करना है। तो आइए इसको देखते हैं कि M1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको याद करने के लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए कि M1 इज इक्वल टू CD प्लस DD प्लस OD। CD DD OD है क्या, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस प्रकार से दिया हुआ है, आप आइए देखते हैं। तो CD का मतलब यहाँ पर क्या है, करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और विद द पब्लिक, यानी करेंसी जो पब्लिक के पास है, ठीक है। ये है हमारा करेंसी विद द पब्लिक, मतलब CD का मीनिंग। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, जितने भी जो डिमांड डिपॉजिट हैं कहां पर हैं, कमर्शियल बैंक में हैं। तो ये है हमारा डिमांड डिपॉजिट। और OD का क्या मतलब है, OD का मतलब है हमारा अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक में जो डिपॉजिट्स जमा है उसको हम कहते हैं OD। तो ये था हमारा M1 का कॉन्सेप्ट, CD प्लस DD प्लस OD। CD का मतलब देखा करेंसी विद द पब्लिक, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स है, और थर्ड पॉइंट हमने जो पढ़ा है OD में अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक आता है। इसमें 3 चीजें और इंक्लूड होती हैं अदर डिपॉजिट्स में, वो देख लेते हैं क्या क्या चीजें। तो पहली चीज आती है हमारी, वो क्या आती है, डिमांड डिपॉजिट होगा, लेकिन किसके साथ हो रहा है, रिजर्व बैंक के साथ, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया डिपॉजिट किसके साथ होगा, रिजर्व बैंक के साथ हो रहा है। लेकिन कैसी होगी, तो ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होगी। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिपॉजिट जमा होगी रिजर्व बैंक में उसे हम क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं नाबार्ड, नाबार्ड इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें, हमें डिपॉजिट कहां करना है, डिपॉजिट कहां पर है, रिजर्व बैंक में डिपॉजिट है, तो सेम पॉइंट होगा, डिमांड डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक। यहां भी सेम था, डिमांड डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक। इस टाइम में यहां पर क्या था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर होगा फॉरेन कैपिटल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। फॉरेन के कैपिटल बैंक्स जो होंगे या फिर जो गवर्नमेंट के रिजर्व जमा होगी, कहां पर होगी, रिजर्व बैंक में, डिपॉजिट जो जमा है, ठीक है। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स किसका है, रिजर्व बैंक में तो है, बट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो कहां पर जमा है, रिजर्व बैंक में है। तो ये अगर हम सबको मर्ज करेंगे अदर डिपॉजिट्स में, तीनों को, पहला हमारा क्या था, डिमांड डिपॉजिट किसका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड जैसे बैंक का। दूसरा हमने बोला था फॉरेन कैपिटल बैंक्स का हो सकता है या फिर गवर्नमेंट का हो सकता है। और तीसरे में हमने क्या पढ़ा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे। तो ये तीनों को हम मर्ज करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है अदर डिपॉजिट्स। तो ये है CD प्लस DD प्लस OD, यानी कैश डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट को मिलकर बनता है हमारा M1। और M1 ही आपके लेटेस्ट जो सिलेबस है उसमें हमें स्टडी करना है, M2, M3, M4 नहीं करना है। तो इसको आप समझ लीजिए और फिर हम डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।